नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर रेलवे जंक्शन से आगे झाड़ी में मिला एक युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। जयनगर उप डाकघर के अधीन सभी शाखा डाकघर कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों के समर्थन में शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। भेजा थाना क्षेत्र के कोरियाघाट गांव से पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। खजौली के नरवा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक ने की 9 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई, आक्रोशित गांव वालों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मधवापुर पुलिस ने 16 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने चयनित एजेंसी से सिस्टम लगाने का दिया निर्देश। अब बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही शिक्षकों को मिलेगा वेतन। बिस्फी थाना परिसर में अलग अलग जगह से पकड़े गए 5 कांडों में जब्त 407 लीटर देशी विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। मधुबनी के मंडल कारा में कारा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य न्यायाधीश अनामिका टी ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। खुटौना प्रखंड के पंचायत उपचुनाव के लिए नामांकन के प्रथम दिन एक भी पर्चा नहीं हुआ दाखिल। और बिस्फी के युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों को कर रहे जागरूक। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर रेलवे जंक्शन के समीप से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेलवे ट्रैक के नजदीक झाड़ी से एक 18 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान कैथिनिया गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी 18 वर्षीय संजीव कुमार मुखिया के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। मृतक के सर पर काफी चोट के निशान है और पूरे शरीर में कहीं और जख्म नहीं पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने बताया है कि यह क्षेत्र रेलवे पुलिस के अंतर्गत आता है, इसीलिए आगे की सभी कार्रवाई रेलवे पुलिस ही करेगी। मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। झंझारपुर रेलवे जंक्शन से थोड़ा आगे रेल ट्रैक की झाड़ी में एक युवक का शव मिलने की सूचना सोमवार की शाम आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही आरएसओपी के प्रभारी अरविंद कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग गई। झाड़ी में शव फेंका हुआ था, जिसे किसी यात्री ने देखा और शव होने की जानकारी लोगों को दी। लोकल पुलिस और आरपीएफ पुलिस पहुंच गई। शव के सर में काफी जख्म था, नाक से खून निकला हुआ था। रेलवे ट्रैक के निकट शव रखा था। शव की पहचान कैथिनिया गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी राम लखन मुखिया का 18 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार मुखिया के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि बीती रात वह नवटोल गांव में एक शादी में भाग लेने की बात कहकर घर से निकला था और अब तक वापस नहीं आया था। युवक अविवाहित था।
नवटोल गांव में रेलवे ट्रैक से लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक पंडाल बना हुआ था और उसी शादी में भाग लेने के लिए बीती रात घर से निकला था। घटनास्थल को देखकर प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या कर उसे वहां फेंका गया होगा। शरीर में अन्य किसी जगह जख्म होने की बात नहीं दिख रही थी, जिसके कारण ट्रेन से दुर्घटना की शान का निर्मूल साबित हो रही थी। एसडीपीओ अशोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यह परिक्षेत्र रेलवे पुलिस का है, अतः शव का पंचनामा से लेकर अग्रितर सभी कार्रवाई रेलवे पुलिस करेगी। विधि व्यवस्था को देखते हुए आरएसओपी पुलिस और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे थे। दोस्ती का शादी विवाह चले आली सब हम कहलिए जे एबे करते कखनो रात में, तो हम सब खानो नहीं खेनो, एकरा चिंता में पनीर लगल छला, बुआ छिमी लगल छला, आलू पनीर का सब्जी बनेलक, पूरी बनेलक, हमहू भरि रात नहीं खाना। नाम संजीव राम लखन मुखिया, हम ओकर पिताजी। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के आह्वान पर जयनगर उप डाक घर के अधीन सभी शाखाओं के डाक कर्मी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं डाक कर्मियों के हड़ताल पर जाने से डाकखानों में होने वाले कई प्रकार के जरूरी कार्य पूरी तरह बाधित हो गए हैं। झंझारपुर रेलवे जंक्शन से थोड़ा आगे रेल ट्रैक की झाड़ी में एक युवक का शव मिलने की सूचना सोमवार की शाम आग की तरह फैल गई। सूचना मिलते ही आरएसओपी के प्रभारी अरविंद कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ लग गई। झाड़ी में शव फेंका हुआ था, जिसे किसी यात्री ने देखा और शव होने की जानकारी लोगों को दी। लोकल पुलिस और आरपीएफ पुलिस पहुंच गई। शव के सर में काफी जख्म था, नाक से खून निकला हुआ था। रेलवे ट्रैक के निकट शव रखा था। शव की पहचान कैथनिया गांव के वार्ड नंबर 7 निवासी राम लखन मुखिया का 18 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार मुखिया के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि बीती रात वह नवटोल गांव में एक शादी में भाग लेने की बात कहकर घर से निकला था और अब तक वापस नहीं आया था। युवक अविवाहित था। नवटोल गांव में रेलवे ट्रैक से लगभग 30 मीटर की दूरी पर एक पंडाल बना हुआ था और उसी शादी में भाग लेने के लिए बीती रात घर से निकला था। घटनास्थल को देखकर प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या कर उसे वहां फेंका गया होगा। शरीर में अन्य किसी जगह जख्म होने की बात नहीं दिख रही थी, जिसके कारण ट्रेन से दुर्घटना की शान का निर्मूल साबित हो रही थी। एसडीपीओ अशोक कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि यह परिक्षेत्र रेलवे पुलिस का है, अतः शव का पंचनामा से लेकर अग्रितर सभी कार्रवाई रेलवे पुलिस करेगी। विधि व्यवस्था को देखते हुए आरएसओपी पुलिस और एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे थे। मांग 8 मांगों को लेकर के हम लोग जो है ना तो हड़ताल किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले है हम लोग का 8 घंटे का काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान करें। दूसरा है नियमित कर्मचारी के समान 1/1/2016 से टीआरसी की सेवा पूरी करने पर निर्धारण वरिष्ठ नागरिकों की तरफ पेंशन हम लोग को भी मिलना चाहिए। समूह बीमा कवरेज को 5 लाख रुपए तक बढ़ाना। विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि हो। 180 दिनों तक की सार्वजनिक छुट्टी के आगे बढ़ाना और उसका नकदीकरण करना। जीडीएस और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान करें। जहां भी लागू हो एसडीबीएस सेवा निर्वहन लाभ योजना में प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीएस और विभाग प्रतिशत से बढ़ाकर 10% करें और सभी सेवा निर्वृत्त जीडीएस को तदर्थ पेंशन प्रदान करें। जहां सभी प्रोत्साहन योजनाओं पर प्रणालियों को सप्ताह करें और जीडीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों जैसे आईपीपीबी, पीएलआई, बचत योजनाएं और एनजीआरटीएस को उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करें। समान कार्यभार के लिए समान वेतन के सिद्धांतों के तहत 5 घंटे के काम के लिए नियोजित
नए कर्मचारियों का कार्यभार के आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि और टीआरसी देने में सभी भेदभाव समाप्त करे। जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने में एक रूपता सुनिश्चित करे। व्यावसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोके और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्लान करने की उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। ये जो जयनगर एसओ के अंतर्गत हम लोग 19 बीओ हैं, 19 बीओ के सभी डाक कर्मचारी जैसे लगभग 35 होंगे, सभी हम लोग जो हैं इस हड़ताल में बैठे हुए हैं। हड़ताल से जैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे है ये आईपीपी का खाता, ये सुकन्या आरडी सुकन्या लेटर का वितरण आदान प्रदान, ये सभी कार्य बाधित होंगे। मेरा नाम रामेश्वर शाह, मैं पुरसोलिया बीओ के अभी शाखा डाकपाल हूँ। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के कोरियाघाट से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह पहले से उसके ऊपर मामला दर्ज था और वह फरार चल रहा था। बहरहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र के कोरियाघाट गांव से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भेजा थाना में मामला दर्ज था, जिस पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान महपतिया पंचायत के कोरियाघाट निवासी मंगल यादव के रूप में की है। यह कार्रवाई स्वयं थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने पुलिस बल के सहयोग से किया है। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खजौली प्रखंड के इनरवा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने चौथी कक्षा के एक 9 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी तीव्र की गई कि इससे आसपास के व स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय आक्रोशित ग्रामीणों ने पहले विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद खजौली कलवाही मुख्य पथ को जाम कर सड़क पर प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग थी कि उस आरोपी शिक्षक को स्थानांतरित किया जाए, इसके साथ ही वह इलाज कराए और जुर्माने के तौर पर 20,000 रुपया भी दे। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में शिक्षक ने मारने की बात स्वीकारी। उसने कहा कि 5वीं कक्षा की एक लड़की को उस छात्र ने एक कागज पर अभद्र बातें लिख कर दी थी। इस पर 2-4 छड़ी लगा दी है। हालांकि जुर्माने के तौर पर शिक्षक 5,000 रुपए नगद राशि देने को तैयार थे, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने वाला नहीं था। बहरहाल मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों की टीम के बाद आश्वासन देकर समझा बुझाकर जाम को शांत कराया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। खजौली प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय इनरवा पश्चिम में पदस्थापित शिक्षक सतीश कुमार ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की, ऐसा मामला प्रकाश में आया है। इनरवा गांव निवासी राम कुमार यादव का 9 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार, जो कि 4th कक्षा का छात्र है, शिक्षक ने उसकी बेरहमी से पिटाई की है, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय पहुंचकर हो हंगामा किया। कुछ देर तक खजौली व कलवाही मुख्य सड़क को भी जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण उस शिक्षक की इस विद्यालय से स्थानांतरण की मांग कर रहे थे, साथ ही इलाज कराने व इस जुर्म के लिए 20,000 रुपया जुर्माना देने की भी बात कर रहे थे। दर्जनों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन बीडीओ व बीईओ को देकर उस शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना पर बीडीओ लवली कुमारी ने बीईओ को मामले की जांच का आदेश दिया। बीईओ के निर्देश पर पहुंचे बीआरपी राजकुमार सिंह व स्थानीय मुखिया ने मामला को शांत कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षक की ओर से बच्चे के इलाज के लिए 5,000 तक देने की बात स्वीकारी है, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। इधर आरोपी शिक्षक सतीश कुमार का कहना है कि बच्चा 5वीं वर्ग की एक लड़की को अभद्र बातें लिखकर दिया था, उसी पर बच्चे को 2-4 छड़ी लगा दी। इस बात को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए।
लेट है नहीं तो बचा के मारना है कौन सा नहीं तो मारना है देखिए दुखाइए स्टोन है से देखिए घासटीन है से देखिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के इंडो नेपाल बॉर्डर के समीप मधवापुर थाना की पुलिस ने 16 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नेपाल से बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक नेपाली धंधेबाज को सुरक्षा बलों ने मधवापुर में पकड़ लिया। इस मामले से संबंधित बाइक बरामद कर ली गई। जब्त शराब की बोतलों की संख्या 16 बताई गई है। जब्ती और बरामदगी की कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने की और यह मामला महारानी स्थान के पास का है। पकड़े गए आरोपी का नाम जयनाथ चौधरी है। वह नेपाल के महोत्तरी जिले के जलेश्वर थाना क्षेत्र स्थित मटिहानी गांव निवासी श्री नारायण चौधरी का बेटा है। नेपाल से भारतीय बाजार की ओर शराब की खेप ले जाने के दौरान उसे पकड़ा गया। थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि सौंपे गए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अब मधुबनी जिले के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति का डेटा ऑनलाइन अपडेट होगा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के निदेशक के दिशा निर्देश के बाद मधुबनी जिला इसकी पूरी तैयारी में लग गई है। हर विद्यालय में बायोमेट्रिक के माध्यम से ही शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति पर ही शिक्षकों को वेतन मिलेगा। स्कूल में उनकी उपस्थिति का डेटा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का यह कार्य बीएसएनएल कनेक्शन से किया जाएगा। स्कूलों में इस बायोमेट्रिक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुबोध कुमार चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार मधुबनी जिले में इसकी तैयारी की जा रही है। डीईओ राजेश कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के अनुसार सभी संबंधित को निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी का 100% अनुपालन कराया जाएगा। विभाग ने राज्य स्तर पर एजेंसी का चयन कर जिला आवंटित कर दिया है। विभागीय निर्णय के अनुसार सभी शिक्षकों की उपस्थिति मोबाइल ऐप से बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन सभी शिक्षकों के डेटा ऑनलाइन नहीं किए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के 5 अलग अलग कांडों से जब्त कुल 407 लीटर देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। बिस्फी थाना परिसर में थानाध्यक्ष व अंचलाधिकारी की मौजूदगी में 407 लीटर शराब विनिष्ट किए गए। बिस्फी पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से पकड़े गए कुल 5 कांडों में जब्त किए गए 407 लीटर देशी एवं विदेशी शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर मंगलवार को थाना परिसर में की गई। मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त प्रभारी सीओ नीलेश कुमार एवं प्रभारी थानाध्यक्ष सुभाष सिंह की मौजूदगी में थाना परिसर में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर एसआई रविंद्र चौधरी, हरेंद्र राय, सुरेश चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के मंडल कारा में कारा दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला न्यायाधीश अनामिका टी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विभिन्न कार्य करने वाले बंदियों के समर्थन में संस्थाओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मधुबनी स्थित मंडल कारा मधुबनी में कारा दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश अनामिका टी के हाथों दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया गया। आज का दिन बंदियों के बीच कर रहे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी फीता काटकर महिला बंदियों के बीच उद्घाटन किया गया। साथ ही जेलों में काम करने वाले कर्मचारियों, पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करने के साथ बंदियों में सुधार कार्यक्रमों के प्रति सकारात्मक सोच रखने वाली संस्थाओं, मिथिला कला विकास समिति एवं जन शिक्षण संस्थान के कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया। जिला न्यायाधीश द्वारा जेल में चल रहे कई कार्यों का जायजा भी लिया गया। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कई कार्यों का निर्देश भी दिया। मिथिला कला विकास समिति के सचिव मनोज कुमार झा को प्रशस्ति पत्र देकर कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में मंडल कारा अधीक्षक का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर न्यायाधीश का स्वागत किया। मंच संचालन रवि रंजन सहायक अधीक्षक के साथ पूनम कुमारी और आय पदाधिकारी के अलावे प्रिंसिपल प्रोविजनल पदाधिकारी नरोत्तम कुमार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कार्यक्रम के दौरान जेलों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और पदाधिकारियों के साथ ही बंद कैदियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन के दौरान खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का आयोजन किया गया। अंत में मंडल कारा अधीक्षक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड कार्यालय में नामांकन के प्रथम दिन प्रखंड नाजर सुबह के 10 बजे सभी तैयारियों के साथ बैठ गए और 4 बजे अपराह्न तक वह बैठे ही रह गए। पंचायत उपचुनाव को लेकर नामांकन के प्रथम दिन खुटौना प्रखंड में एक भी नामांकन दर्ज नहीं कराया गया है। डन न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की देर शाम वह बलाट गांव पहुंचे, जहां बलाट गांव पहुंचकर वहां के लोगों से बातचीत की, खासकर युवाओं से रूबरू होकर वहां की समस्याओं से अवगत हुए। लोगों से रूबरू हो रहे हैं। सोमवार की शाम उन्होंने बलाट गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया, विभिन्न समस्याओं से अवगत हुए। आसिफ अहमद ने ग्रामीणों से भेंट मुलाकात कर समस्या से अवगत हुए। वहीं ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह से आसिफ अहमद का स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने समस्त ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद दिया। आसिफ अहमद ने बताया कि पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के दौरान खासकर युवाओं से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। आसिफ अहमद ने कहा कि लोगों के बीच पार्टी के एजेंडे को मजबूती से रखा और मजलिस के हाथ को मजबूत करने का आह्वान किया, जहां नौजवानों और बड़े बुजुर्गों के साथ साथ माताओं और बहनों ने भी दिल खोलकर साथ देने का वादा किया। मौके पर युवा जिला महासचिव मोहम्मद जकी अहमद पम्मू सहित कई कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के एसएफसी गोदाम में नगर पंचायत के पीडीएस विक्रेता 57 वर्षीय सुखदेव साह के निधन पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 मिनट का मौन धारण कर सभी विक्रेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि 57 वर्षीय सुखदेव साह पिछले 4-5 दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे, जहां बीते 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया। बेनीपट्टी नगर पंचायत के पीडीएस विक्रेता सुखदेव साह के निधन पर एसएफसी गोदाम परिसर में मंगलवार को शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत 57 वर्षीय सुखदेव साह के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर शोक संवेदना व्यक्त की गई और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। गौरतलब है कि तबियत खराब होने के कारण बीते 5 दिसंबर को उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। शोक सभा की अध्यक्षता पीडीएस विक्रेता संघ के प्रखंड अध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता ने किया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन झा, गंगाधर महतो, पीताम्बर झा, पिंटू झा, भवना झा, हेम नारायण झा, विनय झा समेत कई लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के लौकहा चौक से 200 मीटर दक्षिण NH 105 के पास निभास राय के आवास परिसर में आशुतोष क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उद्घाटन के दौरान डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि इस क्लिनिक में विभिन्न प्रकार के मरीजों के इलाज की सुविधा मिल जाएगी। खासकर ननिहालों की यहां विशेष रूप से इलाज की जाएगी। लोहा चौक से 200 मीटर दक्षिण NH 105 से पश्चिम निभास राय के आवास परिसर में आशुतोष क्लिनिक का उद्घाटन डॉक्टर आशुतोष कुमार, समाजसेवी राजेंद्र राय, गोपाल भंडारी, प्रमोद चंद्र झा व दिलीप झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। नर्सिंग होम के संचालक व व्यवस्थापक निभास राय हैं। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि यहां हर तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। नर्सिंग होम में सभी तरह के मरीजों के साथ छोटे बच्चे ननिहाल का इलाज का उत्तम व्यवस्था है। आशुतोष क्लिनिक में एक ही छत के नीचे हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा कुछ ही दिनों में ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यहां आसपास क्षेत्र के लोगों को कम दर में अच्छा व बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। व्यवस्थापक सह संचालक निभास राय ने बताया कि यहां मरीजों को इलाज से लेकर रहने की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खून, पैखाना, पेशाब, हीमोग्लोबिन, शुगर जांच, एक्सरे व अल्ट्रासाउंड की सारी सुविधाएं कुछ ही दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया कि वह सभी तरह के मरीजों को देखते हैं और शिशु रोग स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव देहात सुदूर इलाकों में मानव सेवा के लिए क्लिनिक खोले हैं, जहां कम दर पर अच्छे और बेहतर इलाज मरीजों को मिल सकेगा। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपके आवास परिसर में जो क्लिनिक खुला है, जनताओं को कितना सुविधा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है पत्रकार जी कि आप आए हैं, अपना अमूल्य समय दिए हैं। हमारा जो चौक है यहाँ का लोहा चौक, जो 10 गांव का चौक है, तो यहाँ पर बहुत दिनों से मैं प्रयासरत था कि एक अच्छे डॉक्टर MBBS हो, MD हो, इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो हम चाह रहे थे कि यहाँ बैठे, जिससे कि जितने भी अगल बगल के गांव हैं उन लोगों को इलाज के लिए जाना पड़ता था मधुबनी, दरभंगा या पटना, दूर दराज जाना पड़ता था। लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। तो मैं बहुत दिनों से प्रयासरत था। सर से हमारी बात हुई डॉक्टर आशुतोष कुमार जी से, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ बैठूंगा, तो मैंने अरेंज किया सारा चीज और बड़े स्तर पे अभी इनका प्रचार भी हो रहा है। आज इनॉग्रेशन था, बहुत लोग आए हैं, सभी ने इस चीज को सराहा है कि आपने अच्छा काम किया है। यहाँ पर एक डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, लोगों को रात बिरात दिया। किस किस टाइप का इलाज होगा? इलाज सर जनरल फिजिशियन है और शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। और यहाँ मरीजों के लिए और कुछ विशेष सुविधा? विशेष अभी त्वरित में कुछ दिनों का मोहलत चाहिए। जांच की व्यवस्था मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक्सरे का व्यवस्था भी होगा, अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था होगी, वो धीरे धीरे होगा, क्या बहुत जल्दी होगा। क्या नाम हुआ आपका? श्रीनिवास कुमार राय।
आज सर यहाँ एक क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसका यहाँ क्या रिव्यू क्या है, क्या किस चीज़ का इलाज होगा? देखिए, पहले तो हमारा नाम डॉक्टर आशुतोष हुआ और आज 12 दिसंबर से यहाँ पर लोहा चौक पर हम लोग क्लिनिक ओपन कर रहे हैं और यहाँ बच्चे बड़े बूढ़े सबों का इलाज होगा। जैसे बच्चों में सांस लेने का तकलीफ है, निमोनिया है, चमकी आ रहा है, दस्त है या और भी किसी तरह का कोई गंभीर बीमारी है तो उसका भी इलाज होगा। और बूढ़ों में जैसे आर्थराइटिस हुआ, चाहे हृदय रोग संबंधित है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है या फिर सांस लेने की तकलीफ है या फेफड़े में संक्रमण है या पेट में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तो इस तरह का सारी बीमारियों का इलाज यहाँ किया जाएगा। मरीज को क्या सुविधा मिलेगा, किस चीज़ का सुविधा मिलेगा? यहाँ जैसे रूटीन चेकअप जो हो गया, अब किसी भी तरह का जांच है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आपको ऑक्सीजन की सुविधा है और यहाँ पर जो है कि 24/7 सुविधा मिल जाएगा यहाँ मरीज को। आपका नाम है सर? डॉक्टर आशुतोष। यहाँ जो आज क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, इस क्लिनिक से जनताओं को कितना आशा और अपेक्षा रहेगा, क्या क्या चीज़ का सुविधा मिलेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब और खासकर निवास जी को बधाई है। लोहा इतना बड़ा चौक रहते हुए भी एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं थे, उसमें खास करके बच्चे का जो इलाज है वो आज के दौर में बहुत कठिन माना जाता है और डॉक्टर आशुतोष जी जो लोहा में क्लिनिक खुले निवास जी के माध्यम से उनके रेसिडेंस पर, तो हम समझते हैं लोहा के लिए एक बहुत बड़ा चीज हुआ है। और आशुतोष जी का मधुबनी में खासकर जो हम जानते हैं, हमारा जो अनुभव रहा है उसमें बच्चों को बेहतर इलाज, बेहतर सुविधा के साथ वो मुहैया करते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है, अपेक्षा भी है उनसे, जो यह इलाका जो है खासकर किसान मजदूरों का इलाका है और उसमें बेहतर इलाज करेंगे और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देंगे और लोहा के लिए यह शुभ संकेत है। और हम लोगों का, लोहा का जो ग्रामीण लोग है, इस इलाके के जो भी लोग हैं उनका सहयोग रहेगा और चाहेंगे जो कि। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं बिस्पी के युवा राजद प्रदेश महासचिव आसिफ अहमद से आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे डेन न्यूज के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी से यह खास बातचीत। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। और आज हमारी मुलाकात हुई है युवा राजद के प्रदेश महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ अहमद से। आसिफ अहमद राजद के संभावित बिस्पी विधानसभा के राजद के प्रत्याशी हैं। अपनी ओर से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण हो रहा है। 10 विधानसभा में बिस्पी एक ऐसा विधानसभा है जहां से फैयाज साहब दो बार बिस्पी का नेतृत्व राजद के टिकट पर किए हैं। इस बार फैयाज साहब अपने पुत्र आसिफ अहमद को मैदान में उतारे हैं। संभव है कि पार्टी इनको टिकट देगी और ये चुनाव लड़ेंगे। जिस हिसाब से बिस्पी का माहौल है उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो कांटे की लड़ाई होगी। एक तरफ होगा इंडिया गठबंधन और दूसरे तरफ होगा एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन से कौन होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तमाम जो राजद के लोग हैं वो आसिफ जी को लेकर के अस्वस्थ हैं कि वो बिस्पी विधानसभा में इस बार आएंगे। और जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं अभी से लग रहा है कि ये चुनावी माहौल है। लगातार वर्करों से मिलना, लगातार लोगों की समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, उसको अवगत कराना, इन तमाम चीज़ों को आसिफ अहमद साहब निरंतर बिस्पी को पकड़ करके कर रहे हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिस्पी की जनता बिस्पी का विधायक किसको चुनती है। क्या वो विकास करने वाले को चुनेगी या किसी और को भी चुनेगी। बात करते हैं सीधे आसिफ अहमद साहब से, चूँकि पहली मुलाकात हमारी भी है।
सवाल तो कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी तो किसी पद पर नहीं है, सिर्फ पार्टी के पद पर है, फिर भी लोगों के बीच है। आसिफ साहब, आपका डे न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है 20वीं विधानसभा में जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, खास करके आरजेडी के तरफ से, आरजेडी के और लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ये जान रहे हैं कि आसिफ अहमद ही उम्मीदवार होंगे। वैसे पार्टी का जो निर्णय होगा वो तो होगा ही। देखिए, बहुत दूर की बात हुई। अभी पार्टी ने मुझे एक छोटा सा कार्यभार दिया है, युवा आरजेडी का प्रदेश महासचिव बनाया है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्षेत्र में जाऊं, गांव-गांव जाऊं, लोगों से मिलूं, जनता तक अपने नेता की बात पहुंचाऊं और जो हमारा आरजेडी का संगठन है ज़मीन पर, उसको मजबूती देने का भी काम मैं करूं। क्या लग रहा है, लंबा संघर्ष आप कर रहे हैं लगातार, पिताजी आपके राज्यसभा सांसद हुए, 20वीं से 2 बार नेतृत्व किए। जिस समय पिताजी आपके थे उस समय कम लोग थे टिकट के दावेदार, अभी कुछ पार्टी में भी लोग हैं, आप भी हैं और भी लोग हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं युवा संगठन से जुड़ा हूं आरजेडी के, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ज़मीन पर संघर्ष करूं और अपनी पार्टी को और अपने नेता को मजबूती देने का काम मैं करूं। और युवा संगठन की यही जिम्मेदारी भी है, क्योंकि युवाओं में ही एनर्जी है, शक्ति है, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कि हम ज़मीन पर उतरें और जी तोड़ मेहनत करें अपनी पार्टी को और नेता को मजबूती देने के लिए। 20वीं के विकास को लेकर के क्या कुछ सोच रखते हैं? चूँकि आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तमाम जगह जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अभी तो खैर आप लोग के विधायक वहाँ हैं नहीं, उस हिसाब से क्या लग रहा है कि 20वीं को कहाँ जाना चाहिए? एक डिग्री कॉलेज नहीं है, लोगों की डिमांड भी है, आप नौजवान भी हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, जो आपने डिग्री कॉलेज की बात मेंशन की, बिल्कुल सही कहना है आपका, और मेरा कहना है कि आज के दौर में अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए अपने इलाके में, तो हमें भी उसके लिए एक्टिव होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी हमारे यहाँ तरक्की हो पाएगी। और आजकल मैं देख रहा हूँ जो युवा हैं हमारे क्षेत्र के, वो एजुकेशन को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं। वो चाहते हैं उनके इलाके में स्कूल आएँ, कॉलेजेस आएँ। और तेजस्वी जी ने एक स्लोगन दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और अभी भी वो निरंतर ये स्लोगन दोहराते रहते हैं कि पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई, ये बिहार के लोगों को इन चारों सुविधाओं से जोड़ने का हमें काम निरंतर करते रहना है। 20वीं बाढ़ प्रभावित इलाका है, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक साल वहाँ बाढ़ आती है। बाढ़ को लेकर के क्या कुछ प्लान है आपका कि अगर आने वाले कल में अगर वो बाढ़ आता है, तो चूँकि फ्लड शेल्टर भी नहीं है 20वीं में, जो मुख्य इलाके जो हैं कुछ जो धौस नदी से जुड़ा हुआ, इन सब को लेकर के क्या कुछ आप पार्टी को लिख रहे हैं या कुछ और इस पर भी काम होगा? देखिए, काम होने की बहुत ज़रूरत है। ये एक ऐसी क्लैमिटी है जो लगभग हर साल आती है और इस पे हम अभी तक कंट्रोल पाने में विवश रहे हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे जल संसाधन विभाग से कि इस पे ज़रूर तवज्जो दी जाए, और अगर कल को मुझे ये मौका मिलता है कि मैं एक लॉ मेकर की भूमिका में आऊं, तो मैं इस पे ज़रूर काम करने की कोशिश करूंगा, और करना ज़रूरी भी लगता है मुझे। क्या लग रहा है कि 20वीं में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी है मौजूदा, उससे बेहतर होना चाहिए था? क्या 20वीं पिछड़ रहा है विकास से? देखिए, विकास इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस। तो मुझे तो लगता है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, कि और विकास की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। रोड्स पे अच्छा काम हुआ है, बिजली पर काम हुआ है, लेकिन और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ अभी हम पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और हमें निरंतर काम करने की ज़रूरत है। ये थे युवा राजद के नेता आसिफ अहमद साहब, जो लगातार 20वीं विधानसभा को लेकर के अपना जो इनका वर्क प्लान है उस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब आने वाला समय ये है कि जिस तरह से 20वीं बाढ़ग्रस्त इलाका है, लगातार वहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है, करोड़ों का नुकसान होता है। खास करके जो किसान और गरीब मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, जो उस तबके के जो लोग हैं, उन्हें नुकसान सहना पड़ता है। सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा आता है वो तो आता ही है, लेकिन आने वाला जो कल होगा शायद 20वीं के लिए, वो शायद बेहतर हो। हर एक नौजवान चाहते हैं कि 20वीं में डिग्री कॉलेज हो। एक बहुत बड़ा सवाल है कि 20वीं से बड़े बड़े लोग बहुत बहुत दूर तक पहुँचे, लेकिन 20वीं में एक डिग्री कॉलेज नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज है भी तो वो 10 बाई 10 के रूम में है, जिसको ITI सरकारी ITI है, वो अपने मानकों पर भी खरा नहीं उतर रहा है। अब तो राजद की सरकार है और अगले साल चुनाव है।
चुनाव को लेकर के तमाम जो सरगर्मियां हैं वो लगातार है और इन्हीं सरगर्मियों के बीच हम लोग भी रहेंगे उन तमाम नेताओं के साथ जो अपने विकास को लेकर के एक मॉडल तैयार करेंगे। आपको हम उनसे रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी जिला अध्यक्ष हैं वीर बहादुर राय जी। वीर बहादुर राय जी के जिम्मे इस बार मधुबनी में जो अग्नि परीक्षा होगी उसके ये हेडमास्टर होंगे। हेडमास्टर कहने का मतलब ये हुआ चूंकि लोकसभा है 2 और विधानसभा 10 है। 25 में है लोकसभा चुनाव और 24 में है लोकसभा चुनाव और 25 में विधानसभा चुनाव। वीर बहादुर राय जी चूँकि 10 विधानसभा में अगर राजद के हैं तो इनके जिला अध्यक्ष है। अभी ये रहिका प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किए हैं मंडल जी को, जो पूर्व प्रमुख रहे हैं। पहले हम इनसे जानेंगे कि राजद की मजबूती को लेकर के क्या MY समीकरण से बाहर या तेजस्वी जी जो कह रहे हैं A to Z की पार्टी या जिस जनगणना की बात पर लगातार मतलब कही जा रही है उस मुताबिक पार्टी को लेकर आप लोग चल रहे हैं या आला कमान जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये जो जातीय गणना महागठबंधन सरकार के द्वारा किया गया है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है पूरे भारतवर्ष में। वो तो उस मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं धरती पर? तो कहने दीजिए ये काम हुआ है जातीय गणना। इससे सरकार को यह जानने में सहूलियत होगी कि कौन जाति कितने हैं, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है, उसका कैसे हम सुधार कर सकते हैं। अध्यक्ष जी आपका तो अग्नि परीक्षा है, अभी आप अध्यक्ष बने हैं, अगले साल चुनाव है लोकसभा का, उसके बाद फिर विधानसभा का, क्या कुछ तैयारियां हैं? 2024 में मधुबनी जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, मधुबनी और झंझारपुर। सबसे पहले अभी तो जिला पार्टी को दोनों लोकसभा पर हमारा संगठन का काम चल रहा है और पार्टी को मजबूत करने का काम चल रहा है। और अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि मधुबनी में 2 लोकसभा सीट हैं, इसमें कौन सीट पर कौन महागठबंधन के उम्मीदवार लड़ेंगे, ये नेतृत्व के द्वारा फैसला होगा, तब इसके संबंध में बता सकते हैं, आप सभी जान जाएंगे। पहला प्रयास हम लोगों का होगा कि गठबंधन से जो भी उम्मीदवार मधुबनी और झंझारपुर से आएंगे उसे हम लोग मजबूती के साथ भारी बहुमत से जिताएंगे। और मुझे विश्वास भी है कि जिला के दोनों लोकसभा सीट महागठबंधन के उम्मीदवार जो होंगे निश्चित तौर पर वह जीतेंगे। एक सवाल है आपसे, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र मतलब जो सीट है आप लगातार 3 बार से लूज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसको लेकर के असंतोष है पार्टी में, जो पार्टी वर्कर उसको नहीं कर पा रहे हैं और लोग बाहर से आए यहाँ नॉमिनेशन किया और वापस चले गए, फिर 14 में गए, फिर 24 में आए, फिर 24 में आएंगे, फिर उसके बाद 29 में आएंगे। जिले में तो नेता है अध्यक्ष जी, उसको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जा रहा? देखिए ये पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा उसे पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी समर्थक उसे स्वीकार करेंगे। ये ऐसी कोई बात नहीं होती है जो बिहार के ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में देश के किसी कोने से आप कहीं से लड़ सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में ऐसा बात नहीं है कि आप नहीं लड़ सकते। भारतवर्ष का नागरिक होना चाहिए, तो ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं हुआ। लोग कहते हैं तो लोग विरोधी हैं, जो विरोधी का तो काम है कुछ न कुछ। देखिए पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, वो जहाँ तहाँ ऐसी बात होती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये आपको कोई बोल दिए होंगे अलग बात है, लेकिन पार्टी में इस तरह का कोई बात नहीं है। जो पार्टी के नेतृत्व जो फैसला करेंगे सभी उसे स्वीकार करेंगे। लोकसभा मधुबनी के उम्मीदवार को लेकर के वीर बहादुर राय जी का साफ तौर से कहना है कि अभी किसी भी उम्मीदवार का नाम राजद के द्वारा तय नहीं किया गया है। पार्टी नेतृत्व जिस किसी को भी सौंपेगी ये जिम्मेदारी, वो मधुबनी लोकसभा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन पार्टी में कुछ लोगों के आ जाने से भी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। राजद इसको कैसे निपटेगी या इंडिया गठबंधन इसको कैसे निपटेगी ये आने वाला कल बताएगा। अपने सहयोगी नीतीश कुमार झा के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।